आर एल, और ये हो गया कितना, 2R। यहाँ पे है R, और इधर हो गया कितना, E। मान लेते हैं बैटरी आई करंट सप्लाई कर रही है, दिस इज एट टाइम टी की सिचुएशन मान रहे हैं। उस आई में से कुछ I1 करंट इंडक्टर वाली ब्रांच में चला गया, और बचा हुआ I-I1 ये 2R रजिस्टर में चला गया। अब हम क्या करें, एक तो इस बाहर वाले लूप में केवीएल लगा देते हैं, एक इधर अंदर वाले लूप में केवीएल लगा देते हैं। इसको कह दो लूप 1, इसको कहते हैं लूप। केवीएल इन लूप 1, तो वो कैसे बनेगा, E माइनस IR माइनस I-I1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं E माइनस 3IR प्लस 2 टाइम्स I1 इंटू R इज इक्वल टू, राइट। या यहाँ से आप ये अपने पास एक इक्वेशन आई, लूप 2 में केवीएल लगा दें, तो क्या आ जाएगा, I1 इंटू R माइनस L dI1 बाई dt प्लस I माइनस I1 इंटू 2R, दैट इज इक्वल टू 0। सर माइनस तो आई माइनस आई, हाँ बेटे, माइनस आई 1। नहीं प्लस आएगा, देखो यहाँ पे माइनस आएगा भाई, ये प्लस है, ये माइनस, हम उधर से इधर गए तो माइनस I1R। इंडक्टर में तो अपन प्लस माइनस ऐसे ही लगाते हैं, तो माइनस LdI1 बाई dt। अब ये जो रजिस्टर है, इसमें अपन ऐसे आ रहे हैं, और करंट एंटर कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, जहां से करंट एंटर कर रहा है वो प्लस है, और ये माइनस। आप किधर जा रहे हो, माइनस से प्लस, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। समझ में आई बात बेटा। हाँ सर। अब देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको पहले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लें, माइनस I1 इंटू R माइनस LdI1 बाई dt प्लस IR माइनस 2I1R is equal to 0, which means IR is equal to LdI1 by dt minus 3 times I1R। ये हमारे पास ऐसा एक इक्वेशन ये है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1,
अब ध्यान दो बेटे, हमें I1 पता लगाना है, इसका मतलब I को एलिमिनेट करना है। तो फ्रॉम 1 हम देख सकते हैं कि IR की वैल्यू कितनी आएगी। ये 3IR को आप RHS में ले जाओ तो E प्लस 2 टाइम्स I1R डिवाइडेड बाई 3, ये IR की वैल्यू आ जाएगी। E प्लस 2 टाइम्स I1R डिवाइडेड बाई 3, इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो। सर हाँ, वो नीचे वाली इक्वेशन में वो 2IR माइनस 2I1R होगा। अच्छा यहाँ पर 2 आएगा ना, हाँ सर। ये 2 आएगा तो ये भी यहाँ पे कितना रहेगा, 2 रहेगा। बिल्कुल सही, इसको हम 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। E प्लस 2I1R बाई 3, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा 2/3 इंटू E प्लस 2 टाइम्स I1, 2/3 इंटू E प्लस 2I1 इक्वल टू L di1 by dt माइनस 3I1R इक्वल टू L di1 by dt माइनस 3 टाइम्स I1। इसको हम ऐसे लिख लें 2E प्लस 4 टाइम्स I1R इक्वल टू 3 टाइम्स L di1 by dt माइनस 9 टाइम्स I1। तो ये जो 9I1R है इसको आप LHS में ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा, 2E प्लस 13 टाइम्स I1R इक्वल टू 3L di1 बाई, ठीक है। ये इक्वेशन थोड़ी अटपटी लग रही है मेरे को, एक बार कैलकुलेशन फिर से अपन चेक कर लेते हैं। लूप 1 में मैंने KVL लगाया, लूप 1 नीचे वाला है तो E इस रेजिस्टर में से भी करंट I ही जाएगा तो E माइनस IR माइनस I इंटू 2R, तो माइनस IR और माइनस 2IR मिलकर के हो गया माइनस 3IR प्लस 2I1R इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आ गई, दैट इज कंप्लीट। लूप 2 में KVL लगाते हैं तो क्या आएगा, माइनस I1R माइनस L di1 बाई dt प्लस I माइनस I1 इंटू 2R इक्वल टू 0। इसको जब एक्सपांड किया तो 2IR माइनस 2I1R इक्वल टू 0। फिर उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से रीअरेंज कर दिया, 2IR को इधर रहने दिया, बाकी सारी टर्म्स को उधर ले गया तो ये प्लस 3I1 प्लस में इधर प्लस कर दी। तो ये 9I1R जब LHS में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 5I1। अभी हम क्या करें, वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड लगा दें तो dt डिवाइडेड बाई 3L, इसको RHS में ले जाओ और di1 डिवाइडेड बाई 2E माइनस 5I1R, इसको LHS में ले जाते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों तरफ हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें तो मेरे पास आ जाएगा t डिवाइडेड बाई 3L इज इक्वल टू माइनस 1/5R इंटू ln ऑफ 2E माइनस 5I1R माइनस ln ऑफ 2E, which means
minus 5RT divided by 3L is equal to ln of 2E minus 5I1R divided by 2E। इसका मतलब क्या हो गया बेटे? 2E minus 5I1R upon 2E is equal to e raised to the power minus 5RT by, या 2E minus 5I1R is equal to 2E into e raised to the power minus 5RT by, तो यहाँ से आ जाएगा 2E by 5R into 1 minus e raised to the power minus 5RT by 3L equal to I। ये ऐसी I1 की वैल्यू इतनी। इसमें देखो स्टेडी स्टेट करंट कितना आ रहा है, 2E by 5R, और टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट कितना आ रहा है, 3L by 5R। इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, वो देखो हम लोग। अगले पेज पे मूव करें भाई। हाँ सर। ये रेजिस्टर था R, ये बैटरी है E, यहाँ एक और रजिस्टर लगा हुआ था 2R, और ऊपर एक रेजिस्टर और इंडक्टर लगे। यही सर्किट था। अब देखो इसमें बेसिकली हमें क्या है, स्टेडी स्टेट करंट मिल जाए और टाइम कांस्टेंट मिल जाए, तो इक्वेशन तो 1 मिनट में ऐसी वाली आनी हमें पता है। स्टेडी स्टेट करंट कैसे करें? तो कैलकुलेट स्टेडी स्टेट करंट, रिप्लेस इंडक्टर बाय एन आइडियल वायर, जीरो रेजिस्टेंस वायर से इंडक्टर को रिप्लेस कर दो। Why? Because in a steady state current through inductor becomes constant, और करंट कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर बिकम्स जीरो। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर बिकम्स, तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, circuit get transformed to something like this. Inductor has been replaced by a plain wire.
ये 2e है, ये r है, ये 2r है और ये, अब ये 2r और r पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटे, 2r into r upon 2r plus r, so that is 2r by 3, 2r by 3 और r सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r plus 2r by 3 मतलब 5r by 3। तो इसको 2e क्यों लिख दिया हमने इसको, दिस इज जस्ट e। तो करंट बैटरी से कितना फ्लो करेगा, e डिवाइडेड बाय 5r by, मतलब कितना 3e by 5। ये इतना करंट बैटरी से फ्लो करेगा बेटा, और ये करंट ऊपर और नीचे डिवाइड होगा। तो करंट जो है वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। तो हमें तो इसमें जानना है करंट के कितना जाएगा। तो I1 को क्या मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, 2/3, 1 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा तो 2/3 इंटू आई ऐसा आ जाएगा, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3e/5r, तो वो आ जाएगा 2e/5। जो करंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2e/5r। ये बात समझ में आती है बच्चे? हाँ सर। तो ये स्टडी स्टेट करंट तो आ गया अपने पास। आई स्टडी स्टेट की क्या वैल्यू आ गई, आई स्टडी स्टेट की वैल्यू आ गई 2e/5। अब अगली स्टेप इसमें क्या होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो टाउ को आप लिख सकते हो L डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। एंड व्हाट इज R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट के बारे में केयरफुली सुनो क्या है। R इक्विवेलेंट इज equivalent resistance of the given circuit across the terminals of इंडक्टर। इंडक्टर के जो टर्मिनल्स है ना उनके अक्रॉस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हमें पता लगाना है कि इंडक्टर के साथ सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ, और बैटरी का क्या करना है, एंड बाय रिप्लेसिंग बैटरी बाय इट्स करस्पॉन्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी को उसके करस्पॉन्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस से आप रिप्लेस करके ये पता करो। तो क्या हो जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस अपने को पता लगाना है। तो ऐसा कर देंगे।
ये 2R है, ये R है और ये भी R। अब देखो 2R और R का क्या होगा, 2R and R will be in parallel। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटे, 2R/3, और उसके साथ R जो होगा वो सीरीज में हो जाएगा। तो फिर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R/3 प्लस R, यानी कि कितना, 5R/3। तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट जो है वो 5R/3 के बराबर आ जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटे, 5R/। और अगर ऐसा आ गया है तो बस अब आपको इस इक्वेशन में वैल्यूज प्लग करनी है, आंसर आ जाएगा। I इज इक्वल टू, आई स्टडी स्टेट को लिख दिया 2E/5R इंटू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस T/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना है, माइनस T/टाउ, टाउ कितना है, L/R इक्विवेलेंट। तो L/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट की जगह 5R/3 रख, तो ये आ जाएगा 2E/5R, 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस 3T/5R है ना। क्या वही इक्वेशन आ गई अपने पास। L/5R/3, तो क्या आ जाएगा, ये L/5 आ रहा है। L/5R, तो माइनस 5RT/e⁻³ माइनस 5RT/3, वही इक्वेशन। ये वाला जो मेथड है, दिस मेथड वर्क्स फॉर सिंगल इंडक्टर। ये बात समझ में आती है सबको। हाँ सर। अरे मुझे से इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि मान लो हमें कुछ ऐसा सर्किट दिया जाए जिसमें एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है R, एक बैटरी है। हमको कहा जा रहा है कि अब मैग्नेटिक रॉड having relative permeability mu R equal to 2 is introduced in the inductor. Inductor coil when the steady state in the circuit had been achieved. The steady state in the circuit had been achieved.
assuming this instant to be t equal to 0, find the current through the inductor number 1 immediately after the rod is inserted. Number 2, long time after rod is inserted. Number 3, t time after rod is inserted. अब देखो बेटा इसमें क्या होगा कि स्टडी स्टेट अचीव हो चुकी थी, स्टडी स्टेट अचीव हो चुकी थी, इसका मतलब क्या है, एट टी इक्वल टू 0 माइनस जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा था वो ई बाई आर फ्लो हो रहा था और ये कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा था। अब करंट कांस्टेंट था, इसका मतलब जो सेल्फ फ्लक्स था वो भी कांस्टेंट हो चुका था, वो एल आई के बराबर हो चुका था, एल आई दैट इज एल इंटू ई बाई आर के बराबर का फ्लक्स कांस्टेंट हो चुका था। अब जैसे ही हमने रिलेटिव परमेबिलिटी 2 की रॉड इंसर्ट करी तो उस रिलेटिव परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से इसका इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा सडनली। इंडक्टेंस becomes twice due to insertion of rod. Inductance becomes twice due to insertion of rod. ठीक है।
अब देखो इंडक्टेंस ट्वाइस हो गया तो फ्लक्स ट्वाइस हो जाएगा। नाउ सडनली फ्लक्स में बिकम ट्वाइस, दुगना हो सकता है फ्लक्स सडनली। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? लेकिन हमें पता है कि ये फ्लक्स में चेंज को ही तो अपोज करता है। इंडक्टर अपोजेस एनी चेंज इन फ्लक्स, तो क्या होगा बेटे? नोट दैट keep the flux constant, the current through the inductor will be इंडक्टर में से जो करंट जो है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। करंट थ्रू द इंडक्टर विल बी, और हाँ बेटे वो अब रॉड सडनली है इंसर्शन ना? ऑफ रॉड से वॉइस कैसे हुआ नहीं समझा अभी तो। क्या बेटे? देखो वो जैसे इन क्या था, ये मान लो सोलेनॉइड है कोई, है ना, जिसको अपन एज एन इंडक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस सोलेनॉइड के अंदर पहले क्या था? वैक्यूम था। अभी मैंने क्या किया, एक कोई रॉड इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जैसे सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ऐसा होता है ना। अब जब तुम मटेरियल इंसर्ट कर दोगे तो इसका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ऐसा इंडक्टेंस हो जाएगा। तो यानी इंडक्टेंस म्यू आर के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं हो जाता किसी और मीडियम में? हाँ सर। ये बोलना चाह रहे हैं। क्या होता है? म्यू आर के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता हाँ सर। है। तो बेसिकली जैसे ही ये म्यू आर यहाँ पे 2 है तो दुगना हो गया एकदम से, है ना? एकदम से कैसा हो गया बेटा? ये दुगना हो गया। अब जैसे ही ये एकदम से दुगना हो गया, इंडक्टेंस दुगना हो गया, तो फ्लक्स भी दुगना हो गया। और फ्लक्स अगर दुगना हो गया तो इसका मतलब क्या है? फ्लक्स दुगना हो गया तो ये फ्लक्स में को अचानक से दुगना नहीं होने देगा ना बेटे। अचानक से फ्लक्स दुगना हो गया मतलब डी फाई बाई डी टी की वैल्यू तो इनफाइनाइट पहुंच गई। अचानक से फ्लक्स दुगना हो गया इसका मतलब डी फाई बाई डी टी की वैल्यू तो इनफाइनाइट पहुंच गई। तो वो क्या होगा? इसका मतलब ये फ्लक्स को अचानक से दुगना नहीं होने देगा। और अचानक से दुगना नहीं होने देने के लिए वो क्या करेगा? करंट थ्रू द इंडक्टर विल बी हाफ सडनली, अचानक से आधा हो जाएगा। करंट इंडक्टर में से क्या होगा? अचानक से
आधा हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना उसका आंसर क्या मिलेगा, करंट एट टी इक्वल टू 0 प्लस पर इमीडिएटली आफ्टर द रॉड इज इंसर्टेड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, E डिवाइडेड बाई 2R। टी इक्वल टू 0 माइनस पे कितना था करंट, E डिवाइडेड बाई R। टी इक्वल टू 0 प्लस पे कितना हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई 2R। ये सडनली हाफ हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अच्छा, अब करंट आधा हो गया, जैसे ही करंट आधा हुआ समझना इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी आधा हो जाए, मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो भी आधा आ जाए। अब रेजिस्टर में से भी यही करंट फ्लो कर रहा होगा ना, क्योंकि ये दोनों हैं तो सीरीज में। तो अब रेजिस्टर में से अगर E बाई 2R करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कितना आ गया बेटे, E बाई 2 का ड्रॉप आ गया। तो यानी इंडक्टर के अक्रॉस भी ड्रॉप कितना आ गया, E बाई 2 का। और इंडक्टर के अक्रॉस अगर E बाई 2 का ड्रॉप आ गया, इसका मतलब L डी आई बाई डी टी को आप E बाई 2 रख दो, L डी आई बाई डी टी को कितना रख दो, E बाई 2। तो डी आई बाई डी टी की क्या वैल्यू आ जाएगी, E बाई 2L आ जाएगी। डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, E बाई 2L। इसका मतलब क्या है, करंट उसमें से बढ़ने लग जाएगा, करंट जो होगा वो इसमें से बढ़ने लग जाएगा। और अल्टीमेटली करंट को पहुंचना तो E बाई आर है फिर से। देखो इंडक्टेंस की वैल्यू पे स्टेडी स्टेट करंट तो डिपेंड करता ही नहीं ना। यहाँ पर हम इंडक्टर L लगाएं 2L लगाएं उससे क्या फर्क पड़ेगा, करंट तो स्टेडी स्टेट में इस रेजिस्टर और इस बैटरी से डिसाइड होगा। तो फाइनली सडनली जैसे ही अपन ने रॉड इंसर्ट करी, सडनली करंट आधा हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद फिर से बढ़ते बढ़ते फाइनली स्टेडी स्टेट में कितना पहुंचेगा, E बाई आर के बराबर ही फाइनली स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा। ये बात समझ में आती है भाई? तो सेकंड पार्ट में जैसे हमसे पूछा है लॉन्ग टाइम आफ्टर द रॉड इज इंसर्टेड, तो करंट विल अगेन बिकम इक्वल टू कितना बच्चों, E बाई आर करंट फिर से हो जाए। और अगर हमसे पूछ रहे हैं कि टी टाइम आफ्टर रॉड इज इंसर्टेड करंट पता लगाओ, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना बेटे, वही हमें जो केवीएल की इक्वेशन होती है वो लिख देना है। एट टाइम टी मान लेते हैं कि करंट हो गया कितना आई, लेट आई बी द करंट एट टाइम टी। इसका इंडक्टेंस अब 12 हो चुका है, रेजिस्टेंस R है, तो इक्वेशन क्या लगा दूंगा, E माइनस आई आर माइनस 2L डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। या E माइनस आई आर को लिख लेता हूँ 2L डी आई बाई डी टी। तो ये वैल्यू हो जाएगी डी टी डिवाइडेड बाई 2L इक्वल टू डी आई अपॉन E माइनस आई आर। इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा, T डिवाइडेड बाई 2L इज इक्वल टू -1 बाई R ln ऑफ E माइनस आई आर। अब देखना लिमिट्स कहां से कहां तक लगाएंगे अपन। टाइम की लिमिट तो 0 से T लगी, करंट की लिमिट कहां से कहां लगेगी, देखो जैसे ही टाइम 0 से बड़ा हुआ करंट सीधे अपन ने कहा था कितना हो गया है, E बाई 2R। तो E बाई 2R से I तक वेरी कराएंगे, E बाई 2R से I तक। ये माइनस साइन को आप उधर ले जाओ तो माइनस आर टी बाई 2L इक्वल टू ln ऑफ E माइनस आई आर डिवाइडेड बाई E माइनस आई बाई 2R इंटू आर, E बाई 2R इंटू आर, तो वो E बाई 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, E माइनस आई आर डिवाइडेड बाई E बाई 2 इज इक्वल टू E रेज टू द पावर माइनस आर टी बाई 2L। तो E माइनस आई आर इज इक्वल टू E बाई 2 इंटू E रेज टू द पावर माइनस आर टी बाई 2L।
तो क्या हो जाएगा, आई आर को अपन कितना लिखते हैं बच्चों, ई माइनस ई बाई टू इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस आर टी बाई, या आर हो जाएगा ई बाई आर 1 - 1/2 इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस आर टी बाई, यस। देखो इसमें तुम वैल्यू पुट कर करके देखो, टी को 0 पुट करो, टी को 0 पुट करोगे तो ई की पावर 0 1 आ जाएगा, 1 - 1/2 हाफ आ जाएगा, तो करंट कितना आ जाएगा बेटे, करंट आ जाएगा ई बाई 2 आ रहा है। और टी को इन्फिनिटी पुट करो, टी को इन्फिनिटी कर पुट करोगे तो ये ई वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो करंट ई बाई आर हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन टी इक्वल टू 0 पे ही वो कितना था, ई बाई 2 आर, और फिर लॉन्ग टाइम बाद वो कितना हो गया फिर से ई बाई आर, तो कुछ ऐसा ग्राफ। इज इट क्लियर बच्चों? हाँ सर। ठीक है फिर, ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ सर। I think some of PV one batch students have also joined. So अभी मैं इस मीटिंग को खत्म कर रहा हूँ, and again I will start. Okay.